नमस्कार बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का 10वां पाठ ठेस ये पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। ये पूरक पठन का एक भाग है। हम पहले लेखक का परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ है 1921 पूर्णिया बिहार में और मृत्यु हुई है 1977 में। परिचय इनका हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आजादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। फणीश्वर नाथ रेणु जी को आजादी के बाद के प्रेमचंद कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से प्रेमचंद ने सामाजिक जीवन को अपनी कहानियों में से हमारे सामने रखा था, रेणु जी ने भी अपने कहानियों के माध्यम से आंचलिक जीवन का अर्थ होता है सांस्कृतिक जीवन, लोगों का रहन सहन, इसे कहते हैं आंचलिक जीवन। तो उस सांस्कृतिक जीवन में जो रंग ढंग है, जो लय है, जो सुंदरता है, जो कुरूपता यानी बुराइयां है, वो सब इनकी कहानियों में से हमारे सामने आते हैं। और इनकी भाषा शैली भी बहुत ही सुंदर है, जो हमारे दिल तक सीधे आ पहुंचती है। हमारे बोली भाषा के मुहावरे, बोली भाषा के शब्द इनकी कहानियों में हमें आसानी से मिल जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां मैलांचल, परती परिकथा, जुलूस ये उपन्यास है, और एक आदमी रात्रि महक, ठुमरी, अच्छा आदमी ये कथा संग्रह है। ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा ये रिपोर्टाजादी है। गद्य संबंधी इस कहानी में क्या है? प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ये भी आंचलिक यानी सांस्कृतिक एक कहानी है, रोजमर्रा के बिहारी जीवन पर आधारित ये कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। इस कहानी के माध्यम से बिहार में जो ग्रामीण जीवन में कारीगर होते हैं, उनकी कारीगरी और उनके सामाजिक संबंध किस तरह से हमारे सामने आते हैं, ये हमें दिखाई देता है कि हर एक को स्वाभिमान होता है, और अगर हम किसी का स्वाभिमान दुखाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो उसे गहरी ठेस पहुंचती है। ठेस पहुंचना यानी बुरा लगना, दुख होना। तो इस कहानी में से भी ऐसा ही कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो आइए देखें कहानी। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। सिरचन एक व्यक्ति है जो गांव के लोग उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वो खेतीबाड़ी के कुछ काम का नहीं था, ऐसे लोगों की समझ थी। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता। सिरचन को क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी ही होगी तो और बात है। तो देखिए, ये सिरचन ऐसा था जो कामचोर लोग इसे समझते थे। सिर्फ बेकार नहीं तो बेगार। बेगार का मतलब होता है जबरदस्ती बिना मजदूरी किए मजदूरी देकर काम लेना, उसे बेगार कहते हैं। और ये अगर कोई बुलाने जाता था तो लोगों का बहुत सारा 1/3 काम यानी बहुत सारा काम पूरा हो जाता था, तब कहीं जाकर सिरचन हिलता डुलता खेत की तरफ आते हुए दिखाई देता था। लोग समझते थे अगर किसी को बेकार में ही मजदूरी देनी है बिना काम किए, तो ही वो सिरचन को काम पर बुलाए। मुफ्त में मजदूरी अगर देनी है तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोरा कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास, मड़ैया यानी झोपड़ी, मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। सवारियां यानी आने जाने के जो वाहन होते थे, टांगा हो, घोड़ा गाड़ी हो या कार हो, रिक्शा हो, कोई भी उसे सवारी कहते हैं। तो वो सवारियां बंधी रहती थी। लोग उसे पूछते नहीं थे, उसकी खुशामद करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चेक बनाकर भेज दो।
चिक का मतलब होता है बांस की तिल्लियों का पर्दा। तो ये सिरजन को आज लोग मुफ्तखोर, चटोर, कामचोर समझते हैं। चटोर यानी बहुत खाने में रुचि होने वाला, उसे कहते हैं चटोर। अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन होने वाला। तो एक समय था जो इसके झोपड़ी के आगे बड़े बड़े लोगों के सवारियां बड़े बड़े लोगों की सवारियां लगती थी, और लोग उसे पूछते ही नहीं थे तो उसे खुशामद करते थे, उसकी हाजी हाजी करते थे। कहते थे कि एक दिन के लिए चलो और एक जोड़ा चिक बना दो। तो लोग दूर दूर से इससे पर्दा बनवा लेते थे, क्योंकि इसके हाथ में वो कारीगरी थी। क्योंकि ये सारी चीजें बनवाना और बनाना बहुत ही मुश्किल है, और इसलिए तब सिरजन को बहुत सारा महत्व था। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरजन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। तो इनकी माँ, लेखक की माँ, जब भी सिरजन को बुलाने के लिए कहती तो उन्हें पता है लेखक को कि सिरजन बहुत चटुरा है, उसे खाने का बहुत शौक है, और उनकी माँ उसके लिए बहुत सारे पकवान, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने वाली है। तो ये लेखक से पहले पूछ लेते थे कि तुम सिरजन के लिए क्या क्या बनाने वाली हो। माँ हंस कर कहती, जा जा, बेचारे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। तो माँ भी हंस कर कहती कि वो कभी मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता। पड़ोसी के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरजन ने। अब लेखक कहते हैं कि सिरजन ने पड़ोसी का जो पंचानन चौधरी का छोटा लड़का है, वह उनके सामने ही बेपानी कर दिया था। यानी उसको सच्चाई दिखाई दी थी, खरी खोटी सुना दी थी, ताना मारा था। तो क्या किया था, तो वो जब भी परोसने की बात आई थी तो वो उन्हें कहता है कि तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा। उस छोटे लड़के को कहा कि उनके घर में जो कुछ भी व्यंजन बने थे, पदार्थ बने थे, उसकी कमी उसने सिरजन ने निकाली थी। और वो क्या कह रहा था कि इमली का पानी डालकर तुम्हारी भाभी कढ़ी बनाती है, वो तो हम मामूली लोग बनाते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारी भाभी मुझे इस तरह से परोसती यानी खाना देना, थाली में खाना परोसना, खाना खाने के लिए देना, तो नाखून से काट कर, यानी बहुत कम देती है। तरकारी यानी सब्जी, मुझे बहुत कम सब्जी देती है खाने के लिए, इस तरह से सिरजन कहता है। इसलिए सिरजन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरजन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरजन। तो हुलस कर कहना, हुलसना यानी बहुत खुशी से, आनंद से। तो जब भी सिरजन को बुलाने जाते थे लेखक, तो वो पहले ही माँ से पूछ लेते थे। और सिरजन को देखकर माँ हुलस कर कहती, आओ सिरजन, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। तो ये कहते हैं कि घी की खकोरन, जब हम नेनू मतना यानी दही बिलोना, जब हम मक्खन निकालते हैं तब दही को बिलोते हैं और मक्खन निकालते हैं, और घी जब तैयार होता है तो उसके नीचे जो खकोरन रहती है वो बहुत पसंद थी सिरजन को। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए, और ये खाना भी देती है, और कहती है कि बड़ी बेटी के ससुराल से संवाद भेजा है, यानी कहलावा आया है, बताया है कि उसकी ननंद रूठी है। ननंद किस लिए रूठी है, तो मोती की शीतल पार्टी। मोती एक घास का प्रकार है, नागर मोथा जो औषधि वनस्पति है, उसकी जो घास होती है, उस घास से चटाई बनाते हैं, उसे हम कहते हैं मोती। सिरजन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। इस घी की सुगंध सूंघकर ही मैं यहाँ तक आया हूँ, ऐसा वो काकी को यानी लेखक की माँ को कहते हैं। वरना शादी ब्याह के जो मौसम है, उस मौसम में सिरजन को बहुत सारा काम होता था, चटाई बनाने का, पर्दे बनाने का, और बहुत कुछ। सिरजन जाति का कारागिर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतले सुलझाने में पूरा दिन समाप्त।
अब सिरचन क्या करता है, काम बहुत ही मन लगाकर करता है और वो क्या करता है, मोती यानी नागर मोती की घास और पटेर यानी सरकंडे के पौधे, तालाब में जो सरकंडा उगता है उसके पौधों से जो तिलियां निकाली जाती है उससे हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, गुच्छे बनाता और फिर कुच्चियों को रंगाने के लिए सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। फिर उसकी सुतलियां बनती है, उसके गुच्छे बनाने के बाद उसे रंगाया जाता है, क्योंकि चटाई बनती है तो रंग बिरंगी बनती है और इसलिए वो जो चटाई बनाने के लिए मोती और पटेर को सुलझा कर उसे अच्छी तरह से तैयार करके उसकी सुतली बनाई जाती है, फिर उसके गुच्छे बांधे जाते हैं और उसे रंगाया जाता है। तो ये सारा काम सिरचन बड़ा मन लगाकर ढंग से करता था। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। गेहूं सांप यानी सांप की तरह फुफकार उठता। उसे उसके काम में कोई भी बाधा बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर किसी दूसरे से काम करवा लीजिए, सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। वो फुफक कर उठता यानी वो तड़क कर बहुत गुस्से से कहता है कि अगर मेरे काम में बाधा डालनी है, बीच में बोलना है तो दूसरे किसी से काम करवा लीजिए। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बोलता है लेकिन कामचोर नहीं है, ऐसा सिरचन कहता था। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारागिर, दूध में कोई मिठास न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी छाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता था। ये बिना मजदूरी यानी ये काम की कोई मजदूरी नहीं लेता था, बस उसे भरपेट भोजन दिया जाए इतनी ही उसकी अपेक्षा थी। और वो दूध में मिठाई यानी दूध में मिठास ना मिले तो चलेगा, लेकिन इसके काम के बीच में बात नहीं चाहिए, बिल्कुल बात में आड़ा तिरछा बोलना नहीं चाहिए। कोई भी उसे बुरा भला कह देता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तली बघारी हुई तरकारी, बघारी यानी हम झोंक देते हैं उसे बघारना कहते हैं। दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध करके पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। सिरचन को चटोर समझते हैं लोग, और वो जो तली हुई बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इसका सबका पहले प्रबंध करके रखो और बाद में सिरचन को बुलाओ। खाने पीने में उसे अच्छा बहुत पसंद है और चिकनाई की कमी यानी बहुत चिकना चुपड़ा खाना उसे पसंद है, और थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो उसका माथा ठनक जाता है और वो कहता है कि अधूरा काम मैं बाद में आकर पूरा कर दूंगा। अब इसका ये बाद में कभी नहीं आता, सबको मालूम है, अगर ये उठकर चला गया तो वो फिर से कभी नहीं आता। मोती घास की पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंग के डोर के मोढ़े, मोढ़िया ने बैठने के लिए जो बनाते हैं उसे कहते हैं मोढ़े, भूसी चुन्नी के रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवा के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, तथा इसी तरह के बहुत से काम में जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई और नहीं जानता। अब ये सारे काम की चिक का पर्दा हो, बांस की तिलियों का, पटेर की रंगीन मोती की घास की या पटेर की रंगीन चटाई हो, सतरंग के मोढ़े हो, छतरिया और पाटिया हो, किसकी तो ताल के सूखे पत्तों की छतरिया और पाटी मिठाई रखने के लिए जो होती है वो हो। तो ये सारी बातें कौन जानता था? सिरचन जानता था। इसके बगैर ये कोई भी काम करना नहीं जानता था। दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों में को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं थी। अब गांव में लोग ये समझते हैं कि ये काम करने के लिए मजदूरी की कोई जरूरत नहीं है, ये बेकाम का काम यानी इसका कोई महत्व लोग नहीं जानते थे या नहीं मानते थे। सिर्फ खाना खाने के लिए दे दो और ये काम करवा लो, इस तरह से ये काम वो समझते थे। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। अब यहाँ मजदूरी नहीं तो काम पूरा होने पर
एक आध कपड़ा दे दो, पुराना भी चल सकता है, और फिर पेट भर खाने के लिए दे दो, तो ये काम हो जाएगा। कुछ भी नहीं बोलेगा सिरजन। ऐसी बात नहीं, सिरजन को बुलाने वाले जानते हैं सिरजन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरजन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात है ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह हम तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरजन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जब एक बार उसे महाजन टोले के भज्जू महाजन की यहाँ पटेर की जो पार्टियां बनानी थी, तब उसे खाने में सिर्फ भुनी हुई दाल का आटा दिया था, उस आटे का पदार्थ दिया था। तब सिरजन को बड़ा गुस्सा आया था और उसने कह दिया था कि ये काम सिर्फ तुम्हारी माँ ही जानती थी, और उसके बेटे को बड़ा गुस्सा आया था और वो तिलमिला उठी थी और कहा था कि चलो मैं ये बात माँ को बता दूंगी। तो ये उसने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया है कि ये काम सिर्फ तुम्हारी माँ ही कर सकती है, कि खाने में इस तरह से वो मुझे सिर्फ आटे की कुछ चीज़ें खिला सकती है। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरजन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरजन, इस बार नहीं धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। अब लेखक की छोटी बहन जो है मानू, उसके साथ उसके पति ने क्या मंगवाया था, तो 3 जोड़ी फैशनेबल चिक यानी बांस की तिलियों के पर्दे और 2 पटेर की शीतल पाटियां यानी 2 चटाइयाँ, और कहा था कि अगर ये नहीं आई तो मजाक में कहा था, और उन्होंने कहा बैरंग वापस, कि बिना चिट्ठी के वापस भेज दूंगा। तो ये सुनकर माँ ने जो है पहले से ही सिरजन को काम पर लगाया था। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों के को चिकनाता हुआ सिरजन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में छप्पे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। अब सिरजन बहुत ही अपने कारागिरी में बहुत ही माहिर था, और वो भी पान जैसी यानी बहुत पतली छुरी लेकर बांस को जो है तराशने के लिए बैठ गया, और कमनिया ने बहुत लचीली उसकी तिलियां निकाली और 1.5 हाथ का नाप लिया, और लोगों ने समझ लिया कि ये बहुत सुंदर अब कुछ बनने वाला है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, परदेश की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। अब मंजली भाभी घर घर में मनमुटा होते रहते हैं। मंजली भाभी ने को ये देखा नहीं गया, और उसने कहा कि पहले ही मैं भैया को ऐसी खबर भिजवा देती अगर मालूम होता तो। काम में व्यस्त सिरजन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती भौरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। अब ये छोटी भाभी क्या कह रही है, मंजली भाभी क्या कह रही है कि मोहर छाप वाली धोती देने से ये काम कर रहा है, लेकिन नहीं, सिरजन काकी के साथ जो ऋणानुबंध है, उसका जो रिश्ता है माँ बेटे का, उसके कारण इतनी सुंदर चीज उसके बेटी के लिए बनवा रहा है। उसका स्वाभिमान है ये कि उसका जो रिश्ता बना हुआ है वो बहुत ही प्यारा है, वो किसी पैसे का मोहताज नहीं है। और मंजली भाभी ने उसे कहा था कि ये तुम मोहर छाप वाली धोती के लिए कर रहे हो, लेकिन सिरजन कहता है मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशम का कुर्ता भी दिया जाए तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। ये मैं सिर्फ काकी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मानू काकी की सबसे छोटी बेटी है और उसे बहुत अभिमान है अपने इस प्यारे रिश्ते पर। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा,
किससे बात करती है बहू? मोहर छापली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। तो यहाँ मंजली भाभी जो है बहुत ही उसका मुंह लटक गया, नाराज हो गई। और वो कह रही, उसकी चाची ने जो है उसे फुसफुसा कर कहा, कान में कहा कि किससे बात करती हो तुम? ये कारागर है, उससे क्या बात करती हो? मजदूर से मिठाई भी खाने के लिए मिलेगी, इसलिए काम कर रहा है। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ठेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। अब सिरचन को काम करते वक्त बिल्कुल भी सुध नहीं रहती थी। वो बिल्कुल दिल लगाकर काम करता था। पहली ही पाती यानी पहले ही लाइन में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग वहाँ उभर आए और बहुत ही खूबसूरत चीक बनने वाला है, बहुत खूबसूरत पर्दा बनने वाला है, ये दिखाई दे रहा था। अब सुबह सुबह जब कलेवा यानी नाश्ता, कलेवा का मतलब है नाश्ता, नाश्ता उसे क्या दिया गया? किसी ने उसे चिवड़ा यानी सूखा, जो चटोर सिरचन है जिसे खाने का शौक है, उसे सूखा चिवड़ा और सिर्फ गुड़ का एक ढेला दिया गया। और उसकी भौवें तन गई सिरचन की। उसके मुख पर जो नाराजी देखी तो लेखक दौड़कर माँ के पास गए और कहा कि सिरचन को किसने सिर्फ चिवड़ा और गुड़ दिया है। माँ से उन्हें बता दिया। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन ने मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूख के किनारे पर पड़ रहा अछू था। तो उन्होंने मंजली भाभी से कहा कि अरे उसे इस तरह से नाश्ता क्यों दिया है, बूंदिया क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बूंदिया नहीं खाता। माँ के बोले सुनते ही मंजली भाभी की भौवें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली आई। तो मंजली भाभी को बहुत गुस्सा आया कि ये सिरचन को क्या इतना लाड़ प्यार करती है। उसने बूंदिया मुट्ठी भर ली और सूप में फेंक कर चली आई। तो सिरचन को बड़ा गुस्सा आया। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मैके में आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो क्या? तो उसने जरा तिरछा बोला कि अपने मैके से आई हुई मिठाई इस तरह से फेंकती हो तुम, इस तरह से बांटती हो? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? अब चाची जो घर में इसकी जो देवरानी थी, तो वो आई माँ के पास और उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों करेगा किसी के नैहर ससुराल की बात, ये तो मजदूर है। तो मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो या अपना काम करो? बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। अब सिरचन को माँ ने डांटा क्योंकि ये मंजली बहू माँ की भी दुलारी थी। उन्होंने कहा, बदकुट्टी यानी वाद विवाद, तुम बहुओं से वाद विवाद मत करो, तुम यहाँ काम करने आए हो, काम करो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। मुंह लाल होना, गुस्सा आ गया। सिरचन को बहुत गुस्सा आया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। अब जो अधूरी चीक थी उसी को बांधने लगा, फंदे डालने लगा। बांधना पड़ता है उस बांस की तिलियों को। तो मानू पान सजाकर बाहर बैठकर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत देना। अब मानू सिरचन के पास आई और चुपके से बीड़ा दिया पान का उससे और कहा कि भाई 5 तरह के लोग हैं घर में, तो 5 तरह की बातें होगी, तुम किसी की बात का बुरा मत मानना, किसी पर ध्यान मत देना। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बेड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। अब सिरचन को भी मजाक करने की सूझी।
जब चाची ने देखा कि सिरचन पान खा रहा है तो उसने कहा, चाची से कहा कि चाची का भी थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं कि अपनी डिबिया का गम कौवा यानी सुगंधित जर्दा यानी तंबाकू, अपनी डिबिया की सुगंधित तंबाकू मुझे देना, ऐसा उन्होंने चाची से कहा। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में पान और गमकवा जर्दा खाते हो, चटोर कही के। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। अब चाची को बस मौका ही चाहिए था। ये मौका वो हाथ से कैसे जाने देती, क्योंकि हर बात ढूंढती थी वो हर वक्त की, कब मैं इसे जली कटी सुनाऊं। अब तो मौका ही मिला। झनकती हुई यानी धड़कती हुई गुस्से से बोली कि तुम्हारी जीभ को आग लगे तो तंबाकू और सुगंधित जर्दा खाना चाहते हो और सत्यानाश हो तुम्हारा। बस उसने सिरचन को कहा तो लेखक का कलेजा धड़क गया कि अब कुछ सच नहीं। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थुकाया, अपनी चूड़ी हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चीख पर निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। हनहनाता बड़बड़ाता हुआ कि ये बातें वो सह न सका और फिर अपनी सारी चीजें उसने समेट ली और आंगन में बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मन पड़ गए। मानो जो है चुपचाप देख रही थी और उसका दिल बैठा जा रहा था। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। वो कह रही थी कि भाई जाने दे, उसने नहीं बनाया पर्दा तो कोई बात नहीं, मेले से खरीद कर भेज देंगे। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटी बट्टियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल को ठेस लगी है। अब ये लेखक की माँ उसका बहुत लाड़ दुलार करती थी, उसका जी संभालती थी और इसलिए उसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन उनके घर में उसका ऐसा अपमान हुआ तो वो सह नहीं पाया। वो घर चला गया क्योंकि उसे किसी पैसे की या नए कपड़ों की बिल्कुल भी लालच नहीं थी, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी पत्नी मर गई थी और उसके बेटे भी नहीं रहे थे, वो भी गुजर गए थे। और वो कह रहा था कि मैं ये सब लेकर क्या करूँगा, मैं सिर्फ आता था इसलिए कि तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती है, तुम्हारी हवेली में मेरा मान सम्मान होता है, मेरे कला की कदर होती थी, इसलिए मैं आता था। लेकिन अब तुम्हारे हवेली में मेरा अपमान हुआ है, मैं क्यों आऊँ वहाँ? जब किसी का अपमान होता है तो वो फिर से वहाँ पर नहीं जाता और इसीलिए लेखक चुपचाप लौट गए। समझ गया कलाकार के दिल को ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन चीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानो? बेजा यानी बेजान, बिना जान वाला। ये कहती है वो अधूरी चीख में ही झालर लगाने लगी क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। तो ये लेखक बोल पड़े कि ये तुम झालर जिसमें लगा रही हो ना, उसको भी चाची और मंझली भाभी की नज़र लग जाएगी। मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा होया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। अब ये अधूरा चीख ही मानो ले जा रही थी, उसे बड़ा पसंद आया था वो। और लेखक को बड़ा गुस्सा आ रहा था सिरचन पर और लग रहा था कि उसे गालियां दे दूं। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। तो ये जो है सिरचन दौड़ते हुए आया। गाड़ी निकल रही थी, निकलने ही वाली थी। सामान चढ़ाकर दरवाजा बंद कर ही रहा था
कि प्लेटफॉर्म पर वो दिखाई दिया। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। गुस्से से कहा कि क्या है? सिरचंद ने पेट पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता हुआ आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है? एक बार देखो। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचंद अपने पीठ पर कुछ लिए हुए आया था। सिरचंद दादा, मानो इतना ही बोल सकी तो खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से सब चीजें हैं दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। अब उसने अपने साथ जो लाया था वो सब तैयार करके लाया था, जो मानू के ससुराल से मंगाया था, क्योंकि उसे बहुत प्यार था अपनी माँ से। लेखक की माँ को वो अपनी ही माँ समझते थे, क्योंकि उनकी कला की वहाँ कदर होती थी। वो भला कैसे खाली जाने देता। वो दौड़ता हुआ आया और मानू के लिए उसने शीतल पाटी बनाई, चिक बनाया और एक जोड़ी आसन भी बनाया। कुश यानी दर्भ जो होता है, घास का ही एक प्रकार। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचंद ने जीप को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानो उसे पैसे देने लगी कि तुम मोहर छाप वाली धोती लो, तो सिरचंद ने कान पकड़ लिए। मानो फुट फुट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों में फंदे का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। मानो को बहुत रोना आया कि इस तरह से इसका अपने घर में अपमान हुआ है, लेकिन फिर भी इसका इतना प्यार है कि वो ये सब कुछ चीज़ें तैयार करके लाया है मानो के लिए, अपनी बहन के लिए, और उसने पैसे भी नहीं लिए। ये है उसके सम्मान की बदौलत उसने सब कुछ किया है। और ऐसा काम लेखक पहली बार देख रहे थे। और यहाँ ये कहानी खत्म होती है। किसी के स्वाभिमान को अगर ठेस पहुँचती है तो वो बहुत ही मायूस हो जाता है। इसलिए इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के भी कारागिरी को, किसी के भी काम को छोटा नहीं समझना है। हर एक को उचित अगर हम सम्मान देंगे तो वो भी हमें उचित व्यवहार हमारे साथ करेगा। तो बच्चों, पाठ कैसा लगा? ये पाठ बार बार पढ़िए और इसका स्वाध्याय कीजिए। अब हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।